अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में नेक का फीमर फ्रैक्चर या हिप फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए उसको हम डिस्कस करेंगे। हम आपको बताएंगे कि नेक का फीमर फ्रैक्चर के बाद आप लोग घर में पेन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्वेलिंग या सोजन को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वेट बेरिंग के लिए हमें किन गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, और आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि नेक का फीमर फ्रैक्चर के बाद हमें कौन सी वर्जिशें या फिजियोथेरेपी करनी चाहिए ताकि हमारे लेग के मसल कहीं वीक ना हो जाए और हमारे जो जॉइंट हैं उनमें स्टिफनेस ना आ जाए। तो ये सबसे पहले नेक का फीमर फ्रैक्चर के बाद पेन को डिस्कस कर लेते हैं। हिप सर्जरी या नेक का फीमर फ्रैक्चर के बाद जो सबसे पहली कंप्लेंट पेशेंट करते हैं कि जी सर्जरी के बाद बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, हम अपने पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते जिस तरह से आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन ने आपको मेडिसिन दी है उसी मकदार में लें। ये ना कोशिश करें कि मुझे दर्द नहीं हो रही तो मैं दवाई ना खाऊं, क्योंकि देखा यह गया है कि किसी वक्त भी पेन बढ़ जाती है और उसके बाद फिर पेन कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हिप फ्रैक्चर के बाद नॉर्मली पेशेंट कंप्लेंट करते हैं कि उनकी थाई में बहुत ज़्यादा सोजन हो गई है। हम ये समझते हैं कि जो स्वेलिंग है वो एक नॉर्मल सेगमेंट है और स्वेलिंग पहले 3 से 4 हफ्तों के अंदर रहना कोई पर्सनली बात नहीं होती, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि स्वेलिंग को कम करने के लिए आपने 2 बेसिक मेजर्स लेनी है। नंबर 1, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि पाँव को अप एंड डाउन हिलाएं। इसको हम एंकल पंप्स बोलते हैं। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी टांग के अंदर ब्लड फ्लो सही रहता है और स्वेलिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आप 1 पिलो रखें या 2 पिलो रखें और कोशिश करें कि जो लेग है वो एलिवेटर रहे थोड़ा सा, ताकि ग्रेविटी की मदद से भी आपका ब्लड फ्लो बेहतर होगा, उससे भी स्वेलिंग आपकी कंट्रोल रहेगी। वीडियो के इसी समय हम डिस्कस करेंगे कि हिप सर्जरी के बाद हमें कौन सी वर्जिशें करनी चाहिए ताकि हमारे मसल की स्ट्रेंथ मेंटेन रहे और हमारे जॉइंट स्टिफ ना हो जाए। नंबर 1 एक्सरसाइज हम अपने पेशेंट को देते हैं जो कि बेसिकली वेरी नेक्स्ट डे से हम कहते हैं अपने पेशेंट स्टार्ट कर दें ताकि उसके क्वाड मसल जो होते हैं या फ्रंट थाई मसल वो वीक ना हो जाए। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि घुटने के नीचे छोटा सा टॉवल रोल करके रख लें और हल्का सा नी प्रेस करें और 5 सेकंड का होल्ड करें। इनिशियली इतनी ज़्यादा अच्छी कंट्रैक्शन नहीं होगी क्योंकि मसल वीक होता है, पेन में होता है, लेकिन जो टाइम गुजरता जाएगा आपकी जो कंट्रैक्शन है वो अच्छी फोर्सफुल हो जाएगी। दबाएंगे नीचे ज़ोर से, नीचे दबाएंगे और 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। इसको कंपेयर करने के लिए हम अपने पेशेंट कहते हैं गुड लेग साइड पे भी घुटने को नीचे प्रेस करें, जिसके साथ टांग की सर्जरी नहीं हुई, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घुटना कितने ज़ोर से नीचे प्रेस हो रहा है। तो ये नंबर 1 एक्सरसाइज होती है। नंबर 2 एक्सरसाइज में हम अपने पेशेंट कहते हैं कि दोनों पाँव को अच्छे तरीके से फोर्सफुली अप एंड डाउन करें। इसके अलावा हम अपने पेशेंट कहते हैं कि लेट्स अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी राइट लेग की सर्जरी हुई है, लेफ्ट लेग को स्ट्रांग रखने के लिए भी एक्सरसाइज करें। हम अपने पेशेंट नंबर 3 एक्सरसाइज के अंदर गुड लेग के ऊपर पाँव खींचें, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाएं, ये आपकी नॉन ऑपरेटेड लेग है और 5 सेकंड का होल्ड करें। जब आपके 1 हफ्ता गुजर गया है और आपका वुंड बेहतर हो गया है, स्वेलिंग कम हो रही है, दर्द ज़्यादा नहीं है, हम अपने पेशेंट कहते हैं कि नी जॉइंट की स्टिफनेस से बचने के लिए हील स्लाइड के साथ नी को आप बेंड करना शुरू कर दें। जेंटली शुरू में इनिशियली आप आहिस्ता सा बेंड करें, जो आपकी पेन कम होती जाए आप नी को ज़्यादा से ज़्यादा बेंड करें और कोशिश करें अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर या मैक्सिमम 3 to 6 वीक्स के अंदर आपका जो नी जॉइंट है इस तरह से पूरा बेंड हो जाना चाहिए। इन तमाम एक्सरसाइजेज को आप 10/2 रेपिटेशन के साथ दिन में 2 से 3 दफ़ा ज़रूर दोहराएं। नेक का फीमर फ्रैक्चर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट गोल ये हमारा होता है कि हमारा कहीं नी जॉइंट स्टिफ ना हो जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पेन होती है, पेशेंट सीधी टांग के साथ बैठता है, आगे कोई स्टूल रख लेता है। हम अपने पेशेंट कहते हैं कि आपने कोशिश करना है कि ग्रेविटी की मदद से ही टांग को मुड़ने दें, आराम से जितनी पेन आप टॉलरेट कर सकते हैं। इनिशियली आपको यहाँ पे काफ़ी पेन होगी, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता आपकी टांग ये पूरी मुड़ के पीछे चली जाएगी तो फिर यहाँ से पेन भी कम हो जाएगी और नी जॉइंट की स्टिफनेस भी कम हो जाएगी। नॉर्मली मैं अपने पेशेंट को इंकरेज करता हूँ कि आप कोशिश करें कि आपकी आज सर्जरी हुई है वेरी नेक्स्ट डे से बेड के एज पे ज़रूर बैठें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी टांग को मुड़ने दें। ग्रेविटी की मदद से अगले 2 से 3 हफ्तों में सिटिंग के अंदर कम से कम टांग मुड़ जानी चाहिए, क्योंकि हिप सर्जरी के बाद सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन हम अपने पेशेंट के अंदर 3 दफ़ा फेस करते हैं या हमारे पास पेशेंट रेफर होकर आते हैं तो अपना नी जॉइंट को स्टिफनेस कर लेते हैं, क्योंकि एज भी ज़्यादा होती है। ये ध्यान रखिए कि हिप फ्रैक्चर ज़्यादातर ओल्ड एज के लोगों में होता है और उनकी नी भी आर्थराइटिस में होते हैं। ऐसे में अगर हम राइट टाइम पर उनकी नी बेंडिंग ना स्टार्ट करें तो उनको नी में पेन भी ज़्यादा रहेगी और उनकी मोबिलिटी भी काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। फ्रैक्चर के बाद नॉर्मली हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि अपना बेड ऊंचा करें, कमोड ऊंचा करें
और कोशिश करें कि आपकी कुर्सी भी ऊंची हो। लोग हमसे पूछते हैं कि हम बेड कैसे ऊंचा करें। हमारा ये मशवरा होता है कि बेड को ऊंचा करने के लिए चारों साइडों पर अगर एक ईंट की हाइट लेते हैं तो नॉर्मल 3 इंच की एक ईंट होती है, आपका बेड ऊंचा हो जाता है। दूसरा हम कहते हैं कमोड ऊंचा कर लें। अगर कमोड ऊंचा नहीं कर सकते तो उसके लिए आप कोशिश करें कमोड चेयर मिल जाती है, और जो बाजू वाली कुर्सी है उसका इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपको उठने में काफ़ी आसानी होती है। हमने देखा अगर आप लो से उठते हैं तो आपके जो है हिप के ऊपर स्ट्रेन पड़ता है, पेन बढ़ जाती है। लेकिन अगर जैसे फ़र्ज मैं एक ऊंचे काउच पर बैठा हूँ और मैं यहाँ से टांग आगे करके उठूँगा तो उससे मेरी आराम से उठ जाऊँगा और मेरी हिप के ऊपर पेन भी नहीं आएगी। हिप फ्रैक्चर के बाद ये ध्यान में रखिए कि वेट बेरिंग की जो एडवाइस किया जाता है आपने स्ट्रिक्टली अपने सर्जन को फॉलो करना है, क्योंकि जो बोन की हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आप उस पर वेट कितना डालते हैं। अगर आपकी बोन हीलिंग के दौरान ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ जाए तो बोन की हीलिंग रुक जाती है। तो हमने ये हमेशा अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वेट बेरिंग करते हुए एहतियात करें। जैसे फ़र्ज़ करें नॉर्मली नेक का फीमर के फ्रैक्चर के बाद जब DHS करते हैं तो सर्जन आपसे कहता है कि आपने टच वेट बेरिंग करनी है या आपने पार्शल वेट बेरिंग करनी है। तो टच वेट बेरिंग के अंदर हम अपने पेशेंट को इनकरेज करते हैं कि हल्का सा नी जो है वो बेंड कर लें और पाँव को टच करें और फील करें कि जैसे आप पानी के ऊपर चल रहे हैं, और आपने सिंपल इस तरीके से हल्का सा नी बेंड किया हुआ है, सारा वेट हाथों पे ले रहे हैं और इस तरीके से चलें। पार्शियल वेट बेरिंग के अंदर ये कहा जाता है कि आप जितना वेट डाल सकते हैं और उस दौरान वेट डालते हुए आपकी हिप के ऊपर पेन ना हो रही हो। उसके लिए हम पेशेंट कहते हैं कि नंबर 1 वॉकर लेके जाएं, नंबर 2 ऑपरेटर लेग को लेके जाएं, सेंटर में रखें और हल्का सा वेट इस पर डालें और दूसरा पाँव आगे लेके आएँ। नंबर 1 वॉकर, नंबर 2 ऑपरेटर लेग लेके जाएं और इस तरीके से आप चल सकते हैं। तो इस तरीके से आप वेट बेरिंग कर सकते हैं। वेट बेरिंग की जो रिस्ट्रिक्शन है वो 6 हफ्तों तक नॉर्मली होती हैं। 6 हफ्तों के बाद आपका आर्थोपेडिक सर्जन दोबारा से एक्सरे करवाता है, वो देखता है कि बोन हीलिंग कैसी हुई है। अगर उसको लगता है कि बोन बेहतर हील हो गई है तो फिर हो सकता है वो आपसे कहे कि पार्शियल टू फुल वेट बेरिंग पे चले जाए। लेकिन अगर उसको लगे कि बोन की हीलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई तो वो वेट करेगा अनदर 6 वीक्स और 3 मंथ्स के बाद आपको फुल वेट बेरिंग की इजाज़त देगा। उम्मीद है कि नेक का फीमर फ्रैक्चर के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।